नमस्कार। आज नेपाली भाषा मान्यता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हृदय से ही बधाई हो और शुभकामना भी। आज मैं नेपाली भाषा से हटके हिंदी भाषा में इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि हम हमारे जितने भी नॉन नेपाली स्पीकिंग भाई बहन हैं, जो हमारे भारतवर्ष के भाई बहन हैं, उनको भी हम समझा सके कि हम नेपाली भाषा मान्यता दिवस को भारतीय मूल के गोरखा जो नेपाली भाषी है वो इतने हर्षोल्लास से क्यों मनाते हैं। 20 अगस्त 1992 हम इंडियन सिटीजन, इंडियन गोरखास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन को हमारा भाषा, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया था कि ये भी एक भारतीय मूल का ही भाषा है। अब ये हमारे लिए इसलिए बहुत ही जरूरी हो गया था क्योंकि हमारे ही पास की एक देश है नेपाल, जहाँ के भाई बहन भी हमारे जैसे ही कल्चर है, हमारा जैसे ही नेपाली भाषा में बोलते हैं और कंट्री का नाम भी, देश का नाम भी नेपाल होने की वजह से जब भी हम नेपाली भाषा में बात करते हैं तो लोग हमको एक शंकास्पद दृष्टिकोण से देखते हैं कि शायद हम नेपाल से आके नेपाल के सिटीजन्स इंडिया में रह के काम कर रहे हैं और हम इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जैसे नेपाल के सिटीजन्स इंडिया में आके काम करते हैं, वैसे ही इंडिया के सिटीजन्स भी नेपाल में जाके काम करते हैं। 1950 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसके वजह से बॉर्डर्स में ओपन मूवमेंट रहता है। लेकिन इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी एक समुदाय है जो कि गोरखा समुदाय है, जो कि इंडियन सिटीजन्स है, जिनकी भाषा नेपाली है, कल्चरली भी काफी क्लोज है नेपाल से। लेकिन हमारे में और नेपाल के नेपाली में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो नेपाल के सिटीजन्स हैं, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। और ये सिर्फ हम नेपालियों में ही या गोरखाज में ही ये कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप वेस्ट बंगाल में ही आके देखोगे तो वेस्ट बंगाल में भी बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, बांग्लादेश में भी बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, और बांग्लादेश के बांग्ला भाषी लोग जो है वो बंगाल के सिटीजन्स नहीं है या इंडिया के सिटीजन्स नहीं है ना, वो बांग्लादेश के सिटीजन्स है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले बंगालीज है वो बांग्लादेश के सिटीजन नहीं है, क्योंकि उनका लैंग्वेज बंगाली है तो वो बांग्लादेशी नहीं बन जाते हैं, वो इंडियन सिटीजन है। वैसे ही अगर आप तमिल लैंग्वेज को देखोगे तो तमिल लैंग्वेज श्रीलंका में बोला जाता है, इंडिया में भी बोला जाता है। इंडिया के जितने भी तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो इंडियन सिटीजन है, और श्रीलंका के जितने भी तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं बन जाते, क्योंकि तमिलनाडु इंडिया में है, वो फिर भी श्रीलंका ही सिटीजन बन रहेंगे। अगर आप भाषा के चरित्र को देखो तो भाषा ऐसा ही है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही आप देखो। इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड किंगडम का लैंग्वेज है, लेकिन सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का इंग्लिश बोलने वाला जो सिटीजन है वो डिफैक्टो यूनाइटेड किंगडम का नहीं सिटीजन बनता, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सिटीजन हैं वो क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लैंड के सिटीजन या यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन नहीं बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका भाषा का नाम इंग्लिश है। इसी तरह से हम नेपाली स्पीकिंग जितने भी इंडियन गोरखास है, हम बाय डिफॉल्ट तो क्योंकि हमारा भाषा का लैंग्वेज नेपाली है तो हम नेपाल के सिटीजन नहीं बन जाते हैं। इस संघर्ष में हमको बहुत साल लग गए। अगर आप देखोगे 25 मई 1926 में नेपाली साहित्य सम्मेलन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से ही नेपाली, भारतीय मूल के नेपाली भाषी जितने भी लोग हैं वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि नेपाली लैंग्वेज को भी हम यूज़ करें, ताकि हमारे भाई बहन, जो भारतीय भाई बहन हैं, उनको भी समझ में आए कि हम इंडियन सिटीजन हैं लेकिन नेपाली में बात करते हैं। हमारा भाषा, मेन लिंग्वा फ्रैंका जो है वो नेपाली है। उसके बाद अगर आप ऑफिशियली नेपाली भाषा मूवमेंट का देखोगे तो ये 18 जनवरी 1956 से भी देखा जाता है, क्योंकि इस दिन को अमर सिंह थापा जी जो थे, आनंद सिंह थापा जो थे वो देहरादून से थे। उन्होंने चिट्ठी लिखा था प्रेसिडेंट को कि हमारी भाषा नेपाली को आप नेशनल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज करो। हम भी भारतीय ही सिटीजन हैं और हमारे बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है जो कि इंडियन सिटीजन है, नेपाल के सिटीजन नहीं है। इसी तरह से ये मूवमेंट राष्ट्रीय लेवल में चला था। दार्जिलिंग में आप अगर देखोगे तो 1961 से भी रैलीज चली थी, बहुत सारे पदयात्रा हुए, बहुत सारे कवि गोष्ठी हुए हैं, बहुत सारे स्टैंडिंग रिक्वेस्ट या प्रोटेस्ट जो भी आप बोलो वो चले हैं। लेकिन जितना भी भाषा आंदोलन का मूवमेंट चला है बहुत ही डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला है। और इस मूवमेंट में एक और खासियत बात ये भी थी कि इस मूवमेंट के वजह से हम जो नेपाली भाषी इंडियन गोरखास हैं
वो चाहे बंगाल में रहे, वो चाहे सिक्किम में रहे, या नॉर्थ ईस्ट में रहे, या भागशु में रहे, या देहरादून में रहे, हम लोग सब एकत्रित होके, एकजुट होके एक ही डिमांड के लिए काम करेंगे। तो जो एकता था, जो संगठन में जो बल था उस टाइम, उस संगठन के बल से एक इस चीज को हम संभव कर सके। इसमें अगर आप देखोगे, इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, राइटर्स, सब क्षेत्र के लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने काबिलियत से इस मूवमेंट में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। इसमें मुझे रतनलाल ब्राह्मण जी का भी याद आता है। रतनलाल ब्राह्मण जी जब पहले बार एमपी बने थे तो नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के या इंडियन लैंग्वेजेस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो जब उन्होंने सबसे पहली बार ओथ लेने को बोला गया था तो उनको मना किया गया था कि नेपाली लैंग्वेज में आप ओथ नहीं ले सकते हो। लेकिन उन्होंने फिर भी ये बताने के लिए कि मैं भारत के नागरिक हूँ, लेकिन मेरा भाषा नेपाली है, लेकिन मैं अपने देश को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने लैंग्वेज को, अपने देश को या अपने संस्कृति को करता हूँ। उन्होंने अपनी सबसे पहली जो शपथ ग्रहण की थी उसको नेपाली में ही ग्रहण किया था। वैसे तो उसको ऑफिशियली माना नहीं गया था क्योंकि वो नेपाली लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज तब गिना नहीं जाता था। लेकिन बहुत सालों के बाद अभी 2019 में जो इलेक्शंस हुआ उसके बाद जो 2 एमपी चुन के गए थे, इंद्रहांग सुब्बा जी सिक्किम से और राजू बिष्ट जी दार्जिलिंग से, उन दोनों ने जब नेपाली में वोट लिया था इस संविधान में, जब वो पहली बार एमपी बन के आए थे, हम लोगों के लिए वो भी बहुत ही बड़ा दिन था। 1992 20 अगस्त हमारे लिए इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप अगर देखो खुद ही 1926 से जो डिमांड चला आ रहा है, 1992 में जाके जब पूरा हुआ, तो इतने सालों का संघर्ष, मतलब कम से कम 4 से 5 जनरेशन के लोग इस प्रयत्न में, इस कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इस जो मूवमेंट है, जो नेपाली भाषा का जो मूवमेंट है, उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि भारतवर्ष में जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनका भी एक खासियत है। वो है अलग अलग लेकिन हम एक हैं, हम भारतीय हैं। इसी वजह से तो भारत बन के अभी तक टिका हुआ है और इतना सुंदर भारत बन पाया है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो तब के चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट सिक्किम के, नरबहादुर भंडारी जी, और उनकी धर्मपत्नी जो दिल कुमारी भंडारी जी थी, उनकी भी बहुत ही बड़ा योगदान था। वो क्योंकि तब का सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे और दिल कुमारी भंडारी जी तब की एमपी थी। उन्होंने भी बहुत ही कोशिश की थी नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। साथ साथ में तब के एमपी आरबी राई सर जी जो सीपीएम के एमपी थे उस टाइम दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने भी प्रयत्न किया था, उन्होंने भी कोशिश किया था और उन्होंने भी इसमें लग के बहुत सारे काम किए थे। तब जाके नेपाली भाषा को एक जगह मिला था हमारे संविधान में। हमारे लेखक, हमारे राइटर्स, हमारे कवि, हमारे नाटककार, सबका इसमें एक कंट्रीब्यूशन था। मुझे इसके किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं और वो इतने मज़ेदार किस्से हैं। बताते थे कि जब यहाँ पे दार्जिलिंग में सीके श्रेष्ठ सर और उनका जो टीम था, वहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर एक टीम था जो कि टीम एक्टिविस्ट थे, लेकिन वो वायलेंस के लिए नहीं थे। वो वहाँ पे सब लोग मिलके नाटक के थ्रू, गाने के थ्रू, स्ट्रीट प्लेस के थ्रू भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये ऐसा चलता था कि जो शेड्यूल्ड मीटिंग होता था वो 1 घंटे का मीटिंग होता था, लेकिन दिन भर चलता रहता था क्योंकि वो इतना रोमांचक होता था। उसमें नाटक होते थे, गाने होते थे, तो सब लोग आके एक साथ वहाँ पे खड़े रहते थे। मुझे अब भी याद है जब मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि जब पहली बार भारत स्वाधीन हुआ था 1947 में, उसका जो सबसे पहले वाला दशहरा था, दिवाली में हम भारतीय गोरखाओं या गोरखा के एक ट्रेडिशन होता है देवसी का जब फेस्टिवल, दिवाली का जब फेस्टिवल होता है, भाई दूज के एक दिन पहले उसको देवसी के रूप में हम लोग पालन करते हैं, जिसमें हम लोग घर घर जाके एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं, देवसी गाते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन जब मेरे दादाजी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का, आप खुद समझ सकते हो कि भारत पहली बार स्वाधीन हुआ है, स्वतंत्र सेनानी हमारे इतने सारे शहीद हुए, इंडियन गोरखा स्वतंत्र सेनानियों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। दुर्गा मल्ल जी हो, राम सिंह ठाकुरी जी हो, दल बहादुर गिरी जी हो, खैर उसका हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र सेनानियों ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया, पूरा भारतवर्ष के लोगों ने फाइनली अपने आप को एक इंडियन होने का, भारतीय मूल का सिटीजन होने का जब हक प्राप्त किया, तब हमारे
दादाजी लोग देवसी खेलते हुए गाते हुए रास्ते में जा रहे थे, लेकिन उस दिन भी किसी ने उनको रोक के बोला था कि तुम नेपाल की देवसी दार्जिलिंग में मत गाओ या इंडिया में मत गाओ। वो जो घाव था, वो घाव मुझे लगता है एक तरह से 1992 में आके भरा था, जब हमको हमारे भाषा को संविधान में एक जगह मिला था। इसी तरह से ये जो नेपाली भाषा का मान्यता दिवस है, हम लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि हमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि कोई भी जाति हो, कोई भी जगह का लोग हो, हमारे ट्रेडिशंस हमारे लैंग्वेज में होता है। और नेपाली भाषा तो इतना सुंदर लैंग्वेज है कि उसमें आपको म्यूजिक मिलेगा। अगर आप बारिश को देखो, जैसे अभी मैं बैठी हुई, बारिश हो रहा है, तो बारिश को भी हम इतनी तरह से बोल सकते हैं। अगर बहुत ही तेज बारिश हो रहा है तो हम बोलते झररररर पानी पड़ेगा। अगर कोई धीरे धीरे से बारिश हो रहा है तो हम बोलते छम 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 बारिश पानी पड़ रही है ना। कोई मुस्कुराता है तो मुस्कुराने में भी हम इतने सारे तरह से आपको बोल सकते हो कि आप देख सकते हो। जैसे हम बोलेंगे, अगर कोई धीरे से मुस्कुराए तो हम बोलेंगे मुस्का हंसे। अगर कोई खिलखिला के हंस रहा है तो हम बोलते हैं खिटका छोड़े रहा हंसे। तो जब आप सुनते हो तो आप उस भाषा से सिर्फ सुन नहीं सकते हो, देख भी सकते हो। अलग अलग डिग्री जो लैंग्वेजेस का होता है, हम लोगों को वेरी 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 यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे भाषा में इतना सारा शब्द है, शब्द का इतना सारा सागर है, जिससे हम हर भाव को, हर मनोभाव को हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए भी हम हमारे भाषा से बहुत प्यार करते हैं और हम हमारी भाषा के लिए लड़ते भी हैं। इसी वजह से 2017 में यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एजिटेशन भी चला था, जिसको देखने का दृष्टिकोण बहुत लोगों का अलग है। लेकिन मैं और मेरे जितने भी भारतीय मूल के इंडियन सिटीजन्स गोरखा हैं, जो अपने भाषा को बहुत प्यार करते हैं, हम उस मूवमेंट को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं कि मैं भारतीय हूँ और मैं गोरखा हूँ, जो कि नेपाली भाषी गोरखा है। तो मैं भारतीय होने के हक से मुझे हिंदी भाषा पढ़ने का ऑप्शन मिलना चाहिए। लेकिन मेरी मातृभाषा नेपाली है, जो कि भारत की 8वीं अनुसूची में उसको जगह मिला हुआ है, तो उसको भी पढ़ने का हक मुझे मिलना चाहिए। ये दोनों हक को मैं किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से जब यहाँ पे भारत के संविधान को पलट के वेस्ट बंगाल में जब बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया गया था, यहाँ पे लड़ाई ये नहीं थी कि हम बंगाली नहीं पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे लड़ाई ये थी कि मेरा देश का जो लैंग्वेज है हिंदी और मेरा मातृभाषा जो है, जो कि मेरे देश के संविधान में अंतर्भुक्त है, उस दोनों भाषा को हम अक्षुण्ण रख के पढ़ना चाहते हैं। उसको हम त्याग कभी भी नहीं करना चाहेंगे। यस, यहाँ के जितने भी लोग हैं बंगाली सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी लड़ाई थी। और इसमें एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि 1992 में नेपाली भाषा ने संविधान में जगह तो पा ली, लेकिन नेपाली भाषा किसी स्टेट का लैंग्वेज नहीं है। जैसे बंगाल का लैंग्वेज है ना, तमिलनाडु का लैंग्वेज हो सकता है। वैसे अगर आप पंजाबी देखोगे तो पंजाब का लैंग्वेज हो। तो कोई भी एक लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए उस स्टेट का मशीनरी काम करता है। जैसे बंगाली को प्रिजर्व करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट काम कर सकता है। पंजाबी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट काम कर सकती है। राजस्थानी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट काम कर सकती है। भोजपुरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की गवर्नमेंट काम कर सकती है। लेकिन नेपाली भाषा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मल्टी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेपाली भाषा एक ऐसी लैंग्वेज हो जो दार्जिलिंग में भी बोला जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है अभी, जो कि कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में भी बोला जाता है, डुवर्स में भी बोला जाता है, जो कि फिर से वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। और अगर आप देखोगे तो नेपाली भाषा सिक्किम में भी बोला जाता है। नेपाली भाषा नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में बोला जाता है। नेपाली भाषा भागसू और देहरादून में भी बोला जाता है। नेपाली भाषा अगर आप देखोगे तो असम में भी बोला जाता है। तो इतने सारे स्टेट्स में ये भाषा बोला जाता है, लेकिन किसी एक स्टेट का नहीं है। इस वजह से नेपाली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, इसके और अच्छी तरह से सिखाने के लिए कोई भी एक डेवलपमेंट काउंसिल या डेवलपमेंट बोर्ड कोई भी स्टेट नहीं बनाता है। इसी वजह से हम भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी मशीनरीज हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे
कि नेपाली भाषा को आपने मान्यता 1992 में तो दे दिया है, लेकिन जिस लैंग्वेज को आपने मान्यता दिया है उस लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, उस लैंग्वेज को और व्यापक रूप से सभी को सिखाने के लिए, सभी को समझाने के लिए, उस भाषा को आगे लेके जाने के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल होना बहुत ही जरूरी है और उसको आप जल्द से जल्द बना दीजिए, क्योंकि 1992 से रिकॉग्निशन देने के बाद उसमें आगे काम न होना एक आपको सिर्फ नेम प्लेट देके औहदा न देने के जैसा है कि हमारा भाषा संविधान में तो आ गया, लेकिन संविधान में आने के बाद जो हक हमको मिलना चाहिए वो हक नहीं मिला है। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा और हमको विश्वास है कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी भाई बहन हैं वो हमारे इस मंतव्यों को समझेंगे और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट और जितने भी मशीनरीज हैं उन तक हमारी ये आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे कि नेपाली भाषी गोरखा इंडियंस है, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हम भारतवर्ष को भी उतना ही प्यार करते हैं, हिंदी भाषा को भी उतना ही प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा भाषा है। और इसके साथ साथ हम अपनी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जो है नेपाली को भी आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। जो हमारी देश की सुंदरता है वो सुंदरता ही अलग अलग होके भी एक रहने में ही है। अगर हम सभी एक होते तो हम शायद भारत के नहीं होते, हम शायद कुछ और होते, लेकिन हम अलग अलग होके भी भारतवर्ष में बंधे हुए हैं। इस वजह से ही तो हम इतने सारे सुंदर सुंदर फूलों के एक गुलदस्ते की तरह है और इस गुलदस्ते को हम आगे बढ़ा के लेके जाएं और इस देश को और सक्षम और बलवान और पूरे विश्व में सबसे ताकतवर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।